29-30 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की हिमाकत की। ये इलाका पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा था। भारतीय सेना यहाँ पहले से डटी थी, लिहाजा चीन की हर चाल बेकार गई। भारतीय सैनिकों ने चीन की टुकड़ी को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। अब चीन बातचीत की टेबल पर आ गया है और भारतीय सेना को विवादित पॉइंट से हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत कतई राजी नहीं। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से का महत्व भारत के लिए क्यों है, अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल मई महीने से ही पूर्वी लद्दाख का पैंगोंग झील इलाका विवाद का बड़ा केंद्र रहा। 4270 मीटर ऊंचाई पर है और करीब 135 किलोमीटर लंबी है। इसका पूरा क्षेत्र 600 स्क्वायर किलोमीटर है। झील के करीब 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है, जबकि 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के अधीन है। झील के पश्चिमी हिस्से को LAC बांटती है। ताजा विवाद जो हुआ है वो पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में है। ये विवादित एरिया ब्लैक टॉप के नजदीक है, जो चुशूल से 25 किलोमीटर पूर्व में है। हालांकि ब्लैक टॉप पर चीन का नियंत्रण है, लेकिन यहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया है। पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना का कब्जा है। हमेशा से यहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी ज्यादा रही है, जबकि झील के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सैनिक सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं। यही वजह है कि चीन मौजूदा बातचीत में भी यहाँ से भारतीय सैनिकों को हटाने की डिमांड रख रहा है। दक्षिणी हिस्सा चुशूल और रेजांग लॉ के करीब पड़ता है। चुशूल एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ काफी जगह समतल है, जो सैनिक गतिविधियों के लिए मुफीद है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था और भारत को शिकस्तें झेलनी पड़ी थी। मगर अब वक्त बदल गया है। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उन जगहों पर खुद को स्थापित कर लिया है जहां से जरूरत पड़ने पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। यही वजह है कि चीन बौखला गया है। भारत ने उसकी कोशिशों को नाकाम किया तो वो कहने लगा कि भारतीय सैनिक उसके इलाके में घुस आए हैं। अब चीन मीटिंग में ये मुद्दा उठा रहा है। चीन चाहता है कि यहाँ से भारतीय सैनिक हट जाएं। ताजा विवाद यही हुआ है। सुशांत केस में सीबीआई लगातार अपनी जांच कर रही है। केस के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत केस से जुड़े बाकी लोगों से पूछताछ में कई सारे राज सामने आए हैं, लेकिन मौत की ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस बीच अब महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कूपर अस्पताल के डीन और HOD से सुशांत की मौत के एक दिन बाद रिया के मुर्दाघर में जाने को लेकर पूछताछ की है। कूपर अस्पताल के डीन पिनाकिन गुज्जर ने बताया कि अस्पताल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती 15 जून को मुर्दाघर गई थी। अस्पताल प्रशासन ने रिया को जाने के लिए इजाजत नहीं दी थी। पिनाकिन गुज्जर ने इस घटना के लिए मुंबई पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग डीन के जवाब से संतुष्ट नहीं है और 7 सितंबर तक लिखित में जवाब देने के लिए कहा है। अब सवाल यह है कि रिया आखिर उस दिन मुर्दाघर तक कैसे पहुंची? क्या मुंबई पुलिस ने उनकी मदद की थी? सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज दर पर छूट देने की दिशा में निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि ऋण स्थगन 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टर्स को दिया जाएगा। लोन मॉरेटोरियम यानी कि कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अर्थव्यवस्था जिन समस्याओं का सामना कर रही है उसके पीछे की वजह लॉकडाउन है। अब आपको बताते हैं कि मॉरेटोरियम क्या है। दरअसल लोन मॉरेटोरियम एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत कोरोना प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को छूट दी गई थी। इसके तहत ग्राहकों और कंपनियों के पास ये सुविधा थी कि वो अपनी मासिक किश्त को टाल सके। इस सुविधा के साथ ग्राहकों को राहत तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें आगे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। बीते दिनों देश के कई बड़े बैंकरों ने इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की थी। HDFC लिमिटेड के चेयरमैन और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा था कि इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति के अजात शत्रु और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिल्ली स्थित लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। इस निर्णय से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को खासा राहत मिली है।
चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ भारत लौटे सुरेश रैना को लेकर कई तरह की बातें चल रही है। इस बीच रैना ने मंगलवार को ट्वीट करके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस से मदद की अपील की है। रैना ने लिखा है कि पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो भयानक से भी परे था। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इसके साथ ही डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए गए हैं और उन पर लगी रासुका को भी हटा दिया गया है। अदालत ने कहा है कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की दिशा में निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि ऋण स्थगन 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा। और राजीव कुमार ने मंगलवार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। यूपी में अनलॉक 4 की स्थितियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार की जगह सिर्फ रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। बाजारों की साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार के दिन कराई जाएगी। मंगलवार को लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद हफ्ते में 6 दिन लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी। हालांकि रविवार के दिन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बाबत अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं ऐसी ही कुछ जानकारियों पर। करदाताओं को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम, पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर आदि की जानकारी देनी होती है, वही आईटीआर में भी दें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। आयकर रिटर्न भरते वक्त शेयर की खरीद बिक्री, एफडी पर मिलने वाला ब्याज, बचत खाता, मकान का किराया या अचल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी जरूर दें। आयकर विभाग की तरफ से कई आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। करदाताओं को अपनी आय के साधन के आधार पर ही अपना तय आईटीआर सेलेक्ट करना होता है, नहीं तो आयकर विभाग इसे रिजेक्ट कर देगा। ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो करदाता अपने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं टैक्स से बचने के लिए फर्जी छूटों या रिबेट का सहारा न लें। जो करदाता झूठे दान की आड़ में टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है।